डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स कब होगा, कब एक्टिवेट होगा? तब होगा जब, जैसे आपने डायनामिक रिस्पॉन्स पढ़ा था वैसे ही है कि जब आप मसल को सडनली स्ट्रेच करेंगे या फिर अनस्ट्रेच करेंगे, उसके रिस्पॉन्स में उसकी रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन होगी या फिर रिलैक्समेंट होगी। ये हो गया डायनामिक। और फ़ौरन से होगी, फ़ौरन से आपने स्ट्रेच किया, फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो ना ख़त्म हो जाएगी। जैसे हमने उधर पढ़ा था ना डायनामिक रिस्पॉन्स में, वैसे सेम। ऐसा समझ लें कि दोनों बहनें हैं या दोनों बहन भाई हैं, ऐसे समझ लें। अब जो है ना स्टैटिक कब होगा? स्टैटिक होगा तब जब मसल को आहिस्ता आहिस्ता हम स्ट्रेच करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच करेंगे या फिर आहिस्ता आहिस्ता अनस्ट्रेच करेंगे, तभी होगा। और इसकी ये जो है ना ये देर तक रहेगा, से ये इसका जो है ना पीरियड इसका ज़्यादा देर तक होगा जैसे स्टैटिक रिस्पॉन्स का था। अब थोड़ा ना इनका उसका फ़र्क है इनर्वेशन वगैरह का। जैसे हमने डायनामिक और स्टैटिक रिस्पॉन्स की जो हमने इनर्वेशन पढ़ी थी कि में थोड़ा डिफरेंस होता है ना, कि जो एफरेंट्स हो जा रही होती हैं और रिफरेंट्स आ रही होती हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस हमने पढ़ा था डायनेमिक और स्टैटिक, आपको याद हो। अगर नहीं याद तो पिछले वाली वीडियो देख ले मेरी, तो आपको अच्छा इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ दोबारा। जो डायनामिक हमने पढ़ा था ना रिस्पॉन्स, डायनामिक रिस्पॉन्स में हमने पढ़ा था कि जो टाइप 1A फाइबर्स होती हैं ना, टाइप 1A वो लेके जाती हैं सिग्नल्स इधर से, ये जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं इधर से सिग्नल्स लेके जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, वहाँ से साइनैप्स किया और जो है ना साइनैप्स करके एंटीरियर हॉर्न्स से जो है ना निकलेंगे गैमा डायनामिक फाइबर्स, गैमा डायनामिक नर्व फाइबर्स निकल के जो है ना वो आके मसल को सप्लाई कर देते हैं। जबकि स्टैटिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एंडिंग, मतलब टाइप 1A प्लस टाइप 2 जो है ना सेकेंडरी नर्व एंडिंग है, तो टाइप 1A और 2 दोनों जाएंगी सिग्नल्स यहाँ से लेकर जाएंगी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में आके साइनैप्स करेंगी इंटरन्यूरॉन्स के साथ। मोस्टली जो टाइप 2 होती हैं वो करती हैं इंटरन्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स। टाइप 1A जो है ना डायरेक्टली एंटीरियर हॉर्न्स पे आके रुक जाती हैं। यहाँ पे इंटर वाला नहीं दिखाया हुआ है, इंटरन्यूरॉन्स वाला, वो आके जो है ना यहाँ से वापस मसल को सप्लाई करेंगे। जो इफरेंट्स होंगी वो कौन सी होंगी? स्टैटिक रिस्पॉन्स है तो गैमा स्टैटिक के जरिए आएंगी और जो आगे मसल को सप्लाई कर देंगी। इस तरह से जो है ना रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, रिलैक्समेंट हो जाएगी। बस इसमें यही कुछ है। बस यहाँ पे एक चीज़ ये दिखी हुई है कि जो रिफ्लेक्स है ना, इट फंक्शंस टू अपोज सडन चेंजेस इन द मसल लेंथ। मतलब सडन आपने चेंज किया मसल लेंथ, उसकी वजह से उसको अपोज करेगा। आपने लेंथनिंग की तो शॉर्टनिंग हो जाएगी, शॉर्टनिंग की तो लेंथनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद है डैम्पिंग फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? स्टैटिक और डायनामिक रिफ्लेक्सेस का क्यों होते हैं? डैम्पिंग फंक्शन ये है कि आप लोग ये समझ लेंगे ना आप, तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसके ऊपर भी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे समझ लें एक माँ है और उसके ऊपर एक बाप है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड तो फंक्शन करता ही करता है एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स के जरिए, लेकिन इसको भी ऊपर से कंट्रोल कर रहा होता है ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे अजीब सा लिखा हुआ है, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें। स्पाइनल कॉर्ड को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ऊपर ऊपर से ब्रेन जो है ना इसको फैसिलिटेटरी या इनिबिटरी सिग्नल दे रहा होता है। फैसिलिटेटरी मीन्स पॉजिटिव सिग्नल्स एक्साइटेटरी, और इनिबिटरी मीन्स नेगेटिव सिग्नल्स दे रहा होता है ऊपर से। अब यहाँ वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से फिर सिग्नल्स आते हैं डायरेक्टली ऊपर ब्रेन से आए, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड जो है ना भेजता है मसल के पास। जो स्पाइनल कॉर्ड मसल के पास भेजता है ना, वो जो सिग्नल्स होते हैं ना उनकी इंटेंसिटी जो है ना तमीज़ वाली नहीं होती, कभी बढ़ जाती है कभी कम होती है, और ना कभी उसका इंटेंसिटी लेवल ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह मतलब वो एक स्मूथ नहीं होती, जो सिग्नल्स आते हैं वो स्मूथ नहीं होते, उनको हमने स्मूथ करना होता है ताकि हम कोई अब एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने इस पेन को उठाना तो मैं ऐसे ऐसे करके तो ना उठाऊँ ना, मैं उसको सही बिल्कुल एग्जैक्ट यूँ करके उठाऊँ। और हमारा ऐसा ही होता है बिल्कुल, हम अच्छे वाला उठा लेते हैं, कोई जर्कीनेस नहीं होता, कोई यूँ यूँ हाथ हमारे हिलते शिलते नहीं है। तो उसके लिए जो है ना ये इन रिफ्लेक्सेस का काम होता है, इस जर्कीनेस को प्रिवेंट करने के लिए, इस ऑसिलेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। वो यूँ होता है जब स्पाइनल कॉर्ड से इधर आते हैं ना, इंटेंसिटी उनकी अच्छी वाली नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, तो वो आके इसकी कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। इसकी कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ये जो होता है हमारा, ये स्पिंडल्स ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये एक्साइट हो जाते हैं, और ये फिर सिग्नल्स भेजते हैं दोबारा स्पाइनल कॉर्ड के पास, और वहाँ से आते हैं दोबारा जो है ना इसके पास मसल के पास सिग्नल आते हैं, और इस तरह जो है ना हमारी ऑसिलेशन प्रिवेंट हो जाती है ड्यूरिंग वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। बस यही पे बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट इसका यही है, डैम्पिंग फंक्शन यही है।
डैम्पिंग फंक्शन, ये सिग्नल एवरेजिंग फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये एग्जांपल दे के बताई हुई है कि बात कि अगर जो है ना ये था कि अगर जब स्पिंडल सही से वर्क कर रहा था, मसल स्पिंडल, मतलब मसल स्पिंडल मैंने बताया था ना आपको कि एक डंडा लेके ठहरा हुआ है, तो बस यही बताता है कि फीडबैक देता है कि स्पाइनल कॉर्ड के पास कि मेरे ना इतनी कॉन्ट्रैक्शन हुई है, तो अब मुझे इतनी कॉन्ट्रैक्शन करनी है या रिलैक्समेंट करनी है, मुझे पॉजिटिव सिग्नल भेजो या नेगेटिव सिग्नल भेजो, ठीक है। उसके मुताबिक फिर स्पाइनल कॉर्ड इसको जो है ना कंट्रोल करता है कि पॉजिटिव सिग्नल भेजता है या नेगेटिव सिग्नल भेजता है। और ये जो दिखाई हुई है ये देखिए स्मूथ है ना, मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, जबकि यहाँ पे अजीब अजीब टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे, तो ये इस वजह से हो रही है। वो कहते हैं कि तब ये ग्राफ उस वक्त का है जब जो है ना हमने डिनर्वेट कर दिया है, मीन्स ये सेंसरी नर्व्स हमने काट दिए हैं बिल्कुल। जब इनको काट देंगे तो स्पिंडल बाजी तो बेचारी की सारी इनोवेशन ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से सिग्नल्स बताने नहीं जाएंगे इसको, ना उसको बताएगा स्पाइनल कॉर्ड को कोई, और ना ही दोबारा वहाँ से कंट्रोल करने के लिए सिग्नल आएंगे। इसलिए फिर ना मूवमेंट जर्की होंगी, ऑसिलेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी। आगे है रोल ऑफ मसल स्पिंडल इन द वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। ये जो है ना पास्ट का यूक्यूएस मेरे ख्याल में सप्ली में आया था, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन पास्ट में पूछे हुए थे, इनके नेम्स पूछे हुए थे कि रोल ऑफ मसल स्पिंडल। अब वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में इनका क्या रोल है? वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में इनका ये रोल है कि जब हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देता है ना, ऊपर से मैंने बताया आपको कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो जब इसको सिग्नल देता है ना, तो जो गैमा और अल्फा मोटर न्यूरॉन्स है ना वो एट अ टाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ये गैमा है और ये अल्फा, ये दोनों यहाँ से ऊपर आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से सिग्नल्स, ये दोनों जो है ना एट अ टाइम दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये दोनों एट अ टाइम को एक्टिवेशन होती है इनकी, तो इनकी को एक्टिवेशन का क्या फ़ायदा होता है? को एक्टिवेशन का ये फ़ायदा होता है कि जो इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं दोनों एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा जो है ना वो इसको एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, और जो इंट्राफ्यूजल की सप्लाई होती है वो गैमा के थ्रू होती है, ठीक है। तो इनकी इकट्ठे कॉन्ट्रैक्शन होती है, अल्फ़ा और गैमा की इकट्ठे स्टिमुलेशन होती है, सॉरी, तो इकट्ठे एक्टिवेशन होती है, इस वजह से दोनों फाइबर्स एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदे दो होते हैं। एक तो ये इसका फ़ायदा होता है कि जो लेंथ है ना, सिर्फ रिसेप्टर पोर्शन की चेंज नहीं होती, पूरे मसल लेंथन करता है, पूरे मसल की लेंथ चेंज होती है। इस वजह से जो है ना सिर्फ जो है ना ये रिसेप्टर पोर्शन की वजह से जो स्पिंडल रिफ्लेक्स होता है वो जो है ना उस मसल कॉन्ट्रैक्शन को अपोज नहीं करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि स्पिंडल रिफ्लेक्स का क्या काम है, वो कॉन्ट्रैक्शन को अपोज करता है कि अगर जो है ना हमने लेंथनिंग की है तो उसके रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, शॉर्टनिंग कराएगा, शॉर्टनिंग की है तो उसके रिस्पॉन्स में लेंथनिंग करवाएगा। तो इस वजह से जब जो है ना सिर्फ यही स्टिमुलेट नहीं होता, पूरा एज अ होल की लेंथ चेंज होती है, तो इस पे जो स्पिंडल है ना, स्पिंडल की वजह से स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन को अपोज नहीं कर पाता, तो इस वजह से जो वो है कॉन्ट्रैक्शन अपोज नहीं होती। जैसे हम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ही होती है, शॉर्टनिंग नहीं होती, ठीक है। दूसरा इसका क्या फ़ायदा होता है इसको एक्टिवेशन का, ये है कि जब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो डैम्पिंग फंक्शन है, ये जो है ना डैम्पिंग फंक्शन जो होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स का, तो वो डैम्पिंग फंक्शन जो है ना वो मेंटेन रखते हैं कि या हम अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो हम अच्छी वाली करें, हम जो है ना हाथ को हिलाएं शिलाएं नहीं, हमारी जर्कीनेस ना हो, इसको प्रिवेंट करते हैं। तो डैम्पिंग में यही है, बस वो यही कह रहे हैं यहाँ पे एंड पे कि जो है ना अगर ये रिसेप्टर पोर्शन स्पिंडल का ना होता, सॉरी, अगर जो है ना ये स्पिंडल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ना करता, ये स्पिंडल इसके साथ एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ना करता, तो कभी इसकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती, कभी इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ना फ्लेल होती, मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो पहुंच जाती, और कभी ओवर स्ट्रेच हो जाता। तो इस तरह इसके दो फायदे हो गए, एक तो डैम्पिंग फंक्शन हो गया, और दूसरा ये कि जो स्पिंडल रिफ्लेक्स है ना वो कॉन्ट्रैक्शन को अपोज नहीं करता। अब आगे है कि ब्रेन एरियाज फॉर कंट्रोल ऑफ द गैमा मोटर सिस्टम। जो गैमा मोटर सिस्टम है, अल्फा नहीं, गैमा मोटर सिस्टम को ऊपर से ब्रेन का कौन सा एरिया कंट्रोल कर रहा होता है? वो जो एरिया कंट्रोल कर रहा होता है ना उसका नाम है बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया ऑफ द ब्रेन स्टेम। इसको आप याद रख लें, बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया। फैसिलिटेटरी आपने सेंसरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि ये जो है ना फैसिलिटेट करते हैं, मतलब मेन काम इनका ये नहीं, ऐसे एक एड वाले बंदे होते हैं ना, जैसे मैं कोई काम करूं और मेरे दोस्त मेरी उसमें हेल्प करें, लेकिन मेजर काम मेरा हो, तो मेजर काम स्पाइनल कॉर्ड का जो फैसिलिटेट कर रहा है वो एरिया कर रहा है बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया।
ठीक है। अब इस एरिया में भी सेकेंडरीली सिग्नल्स आ रहे होते हैं सेरिबेलम से, बेसल गैंग्लिया और कॉर्टेक्स से। या आप आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे इनके लूप्स वगैरह होते हैं और कैसे ये एक तरह इकट्ठे काम करते हैं। तो इसका ये फ़ायदा क्या होता है इस बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया का? ये फ़ायदा होता है कि ये जो है ना हमारी वॉकिंग और रनिंग के दौरान जो मूवमेंट्स होती हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स, उनको ये जो है ना उनको डैम्पिंग करता है, मतलब उनकी जर्कीनेस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया है वो एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्साइट करता है। और एंटी ग्रेविटी मसल्स जो में है ना उनमें स्पिंडल ज़्यादा होते हैं, इस वजह से जो है ना हमारा वहाँ पे फिर रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा। जाहिर सी बात है, स्पिंडल है तो रिफ्लेक्स तो इनिशिएट होगा ना, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। तो वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या करता है कि डैम्पिंग करता है फंक्शन। हमारी मूवमेंट्स जो है ना जर्की नहीं होती, हमारी मूवमेंट्स जो है ना अच्छे वाली होती है, उसमें ऑसिलेशंस नहीं होती। अब आगे आ जाए जी, ये है कि बॉडी पोजीशन को कैसे स्टेबलाइज करते हैं ड्यूरिंग टेंस एक्शन। टेंस एक्शन ये है कि आप जो है ना आपका दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपके अब्बे ने आपके पर काम लाद दिया है कि आपने ना ये काम करना है। तो टेंस एक्शन, आपने कोई भारी, कोई हैवी एक्सरसाइज वाला, कोई मुश्किल मुशक्कत वाला काम करना है। उसके दौरान जो मसल स्पिंडल है ना वो उसका क्या काम है, ये जो है ना हमारी पोजीशन को स्टेबलाइज करता है। पोजीशन को कैसे स्टेबलाइज करता है? वो ऐसे स्टेबलाइज करता है कि जो बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया होता है ब्रेन स्टेम का, उसके साथ में ये वाले एरिया भी पड़े होते हैं, इनसे सिग्नल्स आते हैं, एक्साइटेटरी सिग्नल्स। क्योंकि फैसिलिटेटरी है एरिया तो इसने पॉजिटिव सिग्नल्स ही देने हैं, एक्साइटेटरी सिग्नल्स आते हैं। किसके ज़रिए? गैमा नर्व फाइबर्स के ज़रिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया है वो सिग्नल्स भेज रहा होता है गैमा न्यूरॉन्स के पास, वहाँ से फिर गैमा नर्व फाइबर्स निकलेंगे और वो मसल के पास जाएंगे। ठीक है। गैमा नर्व फाइबर्स फिर मसल फाइबर्स के पास आती हैं और मसल स्पिंडल के पास। उसकी वजह से क्या होगा कि सेंट्रल रिसेप्टर रीजन एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ से ऊपर ब्रेन से आ रहे हैं सिग्नल्स बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया से, गैमा मोटर न्यूरॉन्स के पास, वहाँ से आ रहे हैं फिर मसल के पास। उसकी वजह से जो ये है मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये सेंटर वाला पोर्शन एक्साइट करेगा, सेंटर वाला पोर्शन एक्साइट करेगा तो दोबारा इसके पास सिग्नल्स आएंगे, वहाँ से दोबारा इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है। इस वजह से जो है ना इंक्रीजिंग देयर सिग्नल आउटपुट मीन्स यहाँ से जो ये सिग्नल जा रहे हैं ना, ये आउटपुट बढ़ जाएगी और वहाँ से दोबारा जो है ना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि हाउएवर इफ द स्पिंडल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईच जॉइंट। अब जो जॉइंट है ना, जॉइंट के दोनों साइड्स पे, अगर एक जॉइंट है, जॉइंट के दोनों साइड्स पे जो है ना अगर जो स्पिंडल्स हैं वो एक्टिवेट कर दें हम, तो दोनों साइड्स पे रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो यहाँ से जाएंगे सिग्नल्स और वहाँ से वापस, यहाँ से वापस आएंगे सिग्नल, इसकी वजह से जो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी दोनों साइड्स में। जब दोनों साइड्स में इंक्रीज़ हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे और ना उस जॉइंट को स्टेबलाइज कर देंगे। उस जॉइंट को स्टेबलाइज कर देंगे, वो जॉइंट हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर वो जॉइंट अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा, हमारी बॉडी पोजीशन वो स्टेबलाइज हो जाएगी, हमारा वो पोस्चर हमारा मेंटेन हो जाएगा। अब इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हमारे जॉइंट पोजीशन हमारी स्टेबलाइज हो गया तो दूसरे जो हमने कोई डेलिकेट पैटर्न्स करने हैं या कोई डिटेल्ड वॉलंटरी मूवमेंट करनी है हमने, तो वो उसमें फ़ायदा देता है। जैसे सपोज़ अब मैं ईंटें वगैरह उठा रही हूँ, तो उसमें जो है ना मेरे जॉइंट की स्टेबलाइजेशन भी चाहिए और दूसरी मेरी फिंगर्स की मूवमेंट भी मुझे करनी है, मतलब ऐसे उठा के। और दूसरे जो मेरे एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं उनको भी मैंने, उनके जॉइंट को भी स्टेबलाइज करना है। उनको स्टेबलाइजेशन में फिर ये स्पिंडल वर्क करेगा। वो जब स्टेबलाइज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे जो फिंगर्स वगैरह होंगे तो उनके मैं डेलिकेट या वॉलंटरी डिटेल्ड मूवमेंट मैं उनकी कर सकूँगी। बस यही कुछ था इसमें। बारकल्लाहु फ़ीक।